वेपर प्रेशर किसका? अच्छा प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का। P1 नॉट जो है वो प्योर सॉल्वेंट का है सर। तो वेपर प्रेशर कम और क्यों हो जाता है? कैसे? वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है? रीजन क्या है कम होने के पीछे? वेपर प्रेशर के कम होने के पीछे सर आदित्य आप बताइए, वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है सॉल्वेंट मिलाने पे? आदित्य, यस सर। नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिलाने पे वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिलाते हैं तो ये कम क्यों हो जाता है? रीजन क्या है कम होने के पीछे? नहीं याद है? चलिए कोई बात नहीं, उसको पढ़िएगा फिर से। देखिए तो ये फॉर्मूला लिखा दिए थे लास्ट में, कंफर्म कीजिए तो। यहाँ पे बता दिए थे ना, टी नॉट बी माइनस टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, ये बता दिए थे। ये बता दिए थे कि नहीं बताए थे? यस सर। और ये सॉरी, ये तो बॉइलिंग, टी नॉट एफ माइनस टी एफ के एफ इंटू एम, और के एफ इक्वल टू आर बाई 1000 इंटू आर बाई 1000 इंटू ये आपको m1 इंटू टी नॉट एफ का स्क्वायर बाई डेल, ये बताए थे। ये बताए थे ये दोनों डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की नहीं बताए थे? सर नीचे वाला नहीं बताए थे। नीचे वाला नहीं बताया। और ये यहाँ पे बता दिए थे, हाँ सर ऊपर वाला लिखा है, नीचे वाला नहीं बताया। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दिखा दिए थे। यस सर वहीं तक लिखाए थे, उसके बाद ये टी एफ नॉट इक्वल माइनस टी एफ वाला लिखाए थे, लेकिन के एफ नहीं लिखा है। देखिए तो ये जो सेकंड बता रहे हैं उसको समझिए। सबसे पहली बात तो के एफ को कहा जाता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। के एफ का वैल्यू चार चीज पे डिपेंड करेगा, जैसे कि केवी का डिपेंड करता है, उसी तरह से के एफ का वैल्यू चार फैक्टर पे डिपेंड करेगा। द वैल्यू ऑफ के एफ डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, उसके बाद आपको
freezing point of solvent or enthalpy of fusion enthalpy of fusion का मतलब होता है enthalpy change during conversion of enthalpy change during conversion of solid into liquid. अब ये इस तरह से डिपेंड करेगा Kf प्रोपोर्शनल टू m1 प्रोपोर्शनल टू T नॉट F का स्क्वायर, मतलब सेम बॉइलिंग पॉइंट की तरह। वहां पे मोलर मास की जगह पे तो मोलर मास ही था, इसकी जगह पे बॉइलिंग पॉइंट था, और इसकी जगह पे क्या था बताइए, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की जगह पे केबी में एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की जगह पे क्या था, बताइए। इसकी जगह पे केबी में, अच्छा ये तो केएफ का केस हो गया, केबी में एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की जगह पे क्या लिखवाए थे? सर वेपराइजेशन। हाँ, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, बिल्कुल। अब इन तीनों को कंबाइन कर दीजिए, तो Kf प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू T नॉट F का स्क्वायर बाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पे कांस्टेंट ले लेंगे इसकी जगह पे, तो कांस्टेंट आएगा R बाई 1000 इंटू T नॉट F स्क्वायर बाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। चलिए एनसीईआरटी का एक सवाल देखिए, एनसीईआरटी किताब की एक सवाल देखिए। सर इसके कौन हाँ बोलिए, यहाँ पे भी सर वही इसके आया। कांस्टेंट को क्या कहेंगे? इसके कांस्टेंट को, ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय 1000 हुआ, अच्छा आर है। आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय 1000। तो एनसीईआरटी का एक सवाल देखिए, हम ये बता रहे हैं, पेज नंबर आप उलटिए 57, सवाल नंबर 11। पढ़िए सवाल, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बता दें। Calculate the mass of ascorbic acid to be dissolved in 75 ग्राम of acetic acid to lower its melting point। आदित्य बताइए कि ये मास ऑफ ascorbic acid पूछ रहा है, और टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये ascorbic एसिड क्या है और एसिटिक एसिड क्या है, मतलब सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, बताइए। कैलकुलेट द मास ऑफ ascorbic एसिड, किताब नहीं आपके शब्द है? नो सर। तो कैलकुलेट द मास ऑफ ascorbic एसिड, विटामिन सी, फॉर्मूला है C6H8O6 to be dissolved in 75 ग्राम of acetic acid to lower its melting point by 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें मास ऑफ ascorbic acid to be dissolved in 75 ग्राम of acetic acid, सुनिए ध्यान से, मास ऑफ ascorbic acid to be dissolved in 75 ग्राम of acetic acid, तो कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? ascorbic एसिड सॉल्यूट है। हाँ, और
सॉल्वेंट सॉल्वेंट है एसिटिक एसिड। अब आप बताइए सिमरन, ये कह रहा है कि टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो ये क्या दिया हुआ है? TF दिया हुआ है, T0F दिया हुआ है, या डेल TF दिया हुआ है? डेल TF दिया है। हाँ, आदर्श समझ में आया सवाल? हाँ सर। अंकिता समझ में आया? यस सर। डेल TF दिया हुआ है और हम लोग को मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड पूछ रहा है, बन जाएगा कि लिख करके बताएं? बन जाए। ये बन जाएगा सवाल। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, तो ये जो फॉर्मूला है m, इसमें m में आपको मतलब इसको एक्सपेंड करके लिखिए। देखिए इसमें हमको इस पूरे का दिया हुआ है वैल्यू, मतलब लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बोल रहा है, मतलब डिफरेंस दिया हुआ है, इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दिया हुआ है। देखिए सवाल पढ़िए, इसमें कह रहा है कि लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, और आपको यूनिट चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। सवाल उठता है कि यूनिट क्यों नहीं चेंज करें? इसीलिए क्योंकि देखिए लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, मतलब सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो लोअर मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस अब दिया हुआ है तो हम यूनिट क्यों चेंज करें? आप ये यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिएगा कि 1.5 में 273 ऐड करके तब लिखिए, ये गलत है, क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है, अंतर अंतर दिया हुआ है, तो उसमें हम इतना ऐड नहीं करेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं जो बोले? डिफरेंस दिया हुआ है, देखिए जो डिफरेंस डिग्री सेल्सियस का होगा वही डिफरेंस केल्विन का होगा ना। जैसे सपोज कीजिए कि आप 20 और 10 को घटा रहे हैं, 20 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस को घटा रहे हैं, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 10। अब इसको केल्विन में बदल के घटाइए तो 10 ही ना आएगा कि कुछ और आएगा? ये बताइए, इसको 10 केल्विन आएगा। में 10 ही 10 ही आएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि डिग्री सेल्सियस में देखिए डिफरेंस डिफरेंस दिया हुआ है। हाँ इंडिविजुअल देता, कहता कि ये सॉल्यूट का है, मतलब कि ये सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूशन का है, तब उस समय आप केल्विन में बदल करके घटा सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए वाटर का कहा कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और चीनी मिलाने के बाद हो गया -10 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये सॉल्यूशन का और ये वाटर का, तो आप इसको केल्विन में बदल करके घटाओ चाहे डायरेक्ट घटाओ, डिफरेंस में कोई अंतर थोड़ी होगा। लॉजिकल सोचो, जो हम बोल रहे हैं लॉजिकल सोचो। हम इसको ये इस तरह से घटाए, इस तरह से, या फिर हम इसमें 100 ऐड मतलब कि केल्विन में बदल करके घटाए, फर्क क्या पड़ता है? डिफरेंसेस को थोड़ी आएगा। तो ये हो गया आपको। अब इसमें इसका वैल्यू दिया हुआ है इस सवाल में 1.5, KF का वैल्यू भी दिया हुआ है 3.9, और m की जगह पे W2/M2 W1, W2 पता करना है आपको, W2 कैलकुलेट करना है, और W1 दिया हुआ है 75 ग्राम, किलोग्राम में बदल करके लिख दो। उसके बाद आप और क्या करोगे इसमें? हाँ ये M2 तो मालूम है ही, M2 समझे ना कैसे मालूम है? फॉर्मूला से, फॉर्मूला दिया हुआ है ना एस्कॉर्बिक एसिड का, विटामिन सी, ये एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का सोर्स बताइए। विटामिन सी का सोर्स? लेमन। हाँ बिल्कुल, लेमन, कोई भी साइट्रिक मतलब फ्रूट्स, मौसमी, संतरा, ये सब। और अभी तो जानते ही हैं कि विटामिन सी बहुत ही ज्यादा, ये कोरोना वगैरह में काफी ज्यादा विटामिन सी, इसका अलग से एक दवाई भी आता है लिम्सी करके, सुने होंगे घर में। तो हाँ सर अभी मिल वही नहीं रहा विटामिन, था। हाँ वही विटामिन सी का ये फॉर्मूला है, जो आप लिम्सी बोलते हैं या फिर इसमें इस्तेमाल होता है। मतलब कोई भी साइट्रिक फ्रूट में ये रहता है, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, ये। तो ये सवाल समझ गए? इसमें आपको एस्कॉर्बिक एसिड का मास पूछ रहा था, सॉल्यूट का,
और दिया हुआ है सॉल्वेंट का मास, मोलर मास दिया हुआ है ही, केएफ दिया हुआ है ही, बन जाएगा। Yes, sir. तो एक और सवाल देख लीजिए पढ़ करके केवल 2.21 एक्सरसाइज का, two elements A and B form compound having formula AB2 and AB4. Two elements capital A and B form compound having formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene C6H6, 1 gram of AB2 lower the freezing point by 2.3 Kelvin. Lower the freezing point फिर से बोल रहा है, मतलब ये क्या दिया हुआ है, डेल TF का वैल्यू। बस समझे कब, जब AB2 डिसॉल्व हो रहा है, AB2 को हम डिसॉल्व कर रहे हैं 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 को, फिर कह रहा है कि 1 ग्राम AB4 को डिसॉल्व करने पे 1.3 होता है। तो ये KF का वैल्यू दिया हुआ है 5.1, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट किसको बोलते हैं, KF को, अभी बताए थे। तो KF का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। तो देखिए एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी, मतलब दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं, मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचिए, आपके पास दो अननोन है ए एंड बी दोनों का, तो इसका मतलब कम से कम दो इक्वेशन जनरेट होना चाहिए। तो ये दो इक्वेशन जनरेट हो रहा है कि नहीं, एक AB2 की वजह से जनरेट होगा और एक किसकी वजह से जनरेट होगा, AB4 की वजह से, दो है ना। हाँ, एक है AB2। तो इसमें आप करेंगे क्या, पहले तो देखिए पूरे सवाल का सारांश हम लिख देते हैं। बेंजीन फिक्स है 20 ग्राम, इसको इरेज कर देना, इसको इरेज कर दें। Yes, sir. तो ये सवाल अच्छा है, ये आपको मतलब बोर्ड में जब भी पूछा है, मतलब बोर्ड लेवल में भी पूछा है, और आपको देखिए केमिस्ट्री लेकर के एक बात एकदम निश्चिंत रहिए, आप एनसीईआरटी का बेहतर तैयारी रखिए, मेंस लेवल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेंस लेवल तक आपको। और नीट में तो 100% मतलब कि एनसीईआरटी ही पूछता है। केमिस्ट्री में एकदम परफेक्ट, किसी भी साल का सवाल मैच कर लो, एकदम परफेक्ट, मेंस लेवल तक काफी है। इसके बाद एग्जाम्पलर एक बनाइए, एडवांस लेवल का उसमें सवाल मिल जाएगा, उसमें बहुत ये अलग अलग तरह का सवाल रहता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो फिलहाल तो मार्केट में अवेलेबल है नहीं, और मतलब वैसे तो बंद ही है सब कुछ, आप उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके बनाइए, नेट पे पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, तो आप एग्जाम्पलर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड ये करके बना सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, बनाइएगा तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। हाँ, यदि आपके पास नहीं अवेलेबल है तो हमसे कहिएगा, तो हम ये व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आप वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए। अच्छी किताब है, लेकिन उसको बनाइए, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर लास्ट हो गया, वो तो लास्ट पे चल रहे हैं हम लोग, एक दो एनालिसिस इसमें बचा हुआ है, तो आप उसको बनाइए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मतलब अच्छे अच्छे सवाल हैं उसमें, अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब कॉन्सेप्टुअल मतलब है, और एकदम देखिए निश्चिंत रहिए, नीट और एडवांस एकदम केमिस्ट्री में एकदम पैरेलल ही चलता है एनसीईआरटी, इसलिए ज्यादा दिमाग पे बर्डन देने की जरूरत नहीं है, आप कम से कमांड कीजिए। देखिए पढ़ने और कमांड करने में बहुत फर्क है, आप पढ़ते जा रहे हैं, कमांड हो ही नहीं रहा है, कमांड कीजिए हर चीज पे, ये ऐसे है, ऐसे से डिपेंड करता है, ऐसे से होता है, एनालिसिस याद कीजिए, वो बहुत जरूरी है, मेमोराइज कीजिए। तो एग्जाम्पलर का पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करके बना सकते हैं, और एनसीईआरटी तो खैर बनाइए ही। तो देखिए 20 ग्राम ऑफ बेंजीन है, पहले तो सवाल का सारांश समझ लीजिए, 20 ग्राम ऑफ बेंजीन है, मतलब ये W1 है, तो 20/1000 कर देते हैं, 0.02 किलोग्राम। KF दिया हुआ है, KF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल। आगे कह रहा है कि जब इसमें
इसमें 20 ग्राम में 1 ग्राम Ab2 डिसॉल्व करते हैं बाय dissolving 1 gram of Ab2 by dissolving 1 gram of Ab2 lower its melting point by कितना है 1.3 केल्विन। और दो सवाल है, और by dissolving 1 gram of Ab4 lower its melting point by, देखो तो उल्टा लिख दिए क्या? हाँ उल्टा लिख दिए, यहाँ होगा 1.3 केल्विन और यहाँ होगा 2 पॉइंट कितना है 3 केल्विन। तो एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है। और आपको क्या पता करना है? एटॉमिक मास। तो देखो एटॉमिक मास और मोलर मास का वैल्यू सेम होता है। हम अपने फर्स्ट इंट्रो क्लास में ये बात आपको बताए थे कि एटॉमिक मास का वैल्यू और मोलर मास का वैल्यू सेम होता है। तो अंतर क्या होता है अंकिता बताओ तो? वैल्यू एटॉमिक मास और मोलर मास का वैल्यू सेम होता है, तो डिफरेंस क्या होता है दोनों में? सर यूनिट में डिफरेंस होता है। हाँ बिल्कुल, क्या डिफरेंस होता है यूनिट का? सर जो मोलर मास रहता है वो सर नहीं, एटॉमिक मास शायद ग्राम में होता है, सोच ग्राम या यू में आराम होता से है। बताओ क्या होगा आदर्श? AMU में रहता है एमयू में क्या रहता है? सर मास, वो एटॉमिक क्या रहता है? एटॉमिक मास यूनिट AMU। हाँ बिल्कुल। मोलर मास? मोलर मास मोलर मास वही रहेगा ग्राम पर मोल में। ग्राम लगा दिए, जी लगा दिए, जैसे ये सब सिंपल बातें हैं, क्यों नहीं आप लोग दिमाग में रखते हैं? 1 यू लिख दिए तो एटॉमिक मास, और 1 ग्राम लिख दिए तो मोलर मास। ये अंतर है। 1 यू लिख दिए तो एटॉमिक मास जो एक एटम का मास बताता है, और 1 ग्राम लिख दिए मोलर मास जो बता रहा है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मतलब इतने एटम्स का 1 ग्राम। आपको प्रूफ करके भी बताए थे कि इस तरह से होता है। तो देखिए इस सवाल में हमको ए और बी का एटॉमिक मास पूछ रहा है। तो जो मोलर मास होता है वही एटॉमिक मास होता है, बस अंतर क्या होता है तो यू और ग्राम का है। यू को पुराने सिस्टम में एएमयू बोलते थे, तो यू कहिए चाहे एएमयू कहिए। और ये डिफरेंस ध्यान रखिए दोनों में कि एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास, और मोलर मास का मतलब 1 मोल पार्टिकल का मास, मतलब 1 मोल एटम्स का मास। अब इसमें देखिए बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ Ab4, तो ये दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले मान लीजिए कि लेट एटॉमिक मास ऑफ A इक्वल टू x और एटॉमिक मास ऑफ B इक्वल टू y। तो बताइए मोलर मास Ab2 का क्या लिखा जाएगा? मोलर मास ऑफ Ab2 कितना लिखेंगे बोलिए? इंडिविजुअल मान लिए x y, तो Ab2 का मोलर मास क्या लिखेंगे? x प्लस 2y। क्या कंफ्यूजन है? x प्लस 2y। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मालूम रहता है तो वाटर में आप ऐड करते हैं ना दोनों को। जैसे आप सिंपल इसको ऐसे समझिए कि आपको H2O का पता करना है, तो कैसे पता करते हैं? 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 ऐसे लिखते हैं ना, बस वही किए। अब इसी तरह से मोलर मास ऑफ Ab4 क्या आ जाएगा? x प्लस 4y। 4y। हाँ बिल्कुल, x प्लस 4y। अब आप क्या कीजिए, दो इक्वेशन बना लीजिए, जैसा कि ये स्टेटमेंट है उस हिसाब से।
डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू W2/M2 इंटू W1। तो डेल टी एफ हमारा फर्स्ट में कितना है 2.3 केल्विन, के एफ का वैल्यू कितना है 5.1, W2 1 ग्राम बोल रहा है कि डिसॉल्विंग 1 ग्राम Ab2, तो 1 ग्राम W2, M2 कितना आया x + 2y, ये Ab2 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और W1 कितना है 0.02 किलोग्राम। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x + 2y 5.1 डिवाइडेड बाई 2.3 0.02, इक्वेशन 1 मान लो। अब ये रखो, सर हाँ सर W2 को किलोग्राम में क्यों नहीं लिखते? W2 को क्यों किलोग्राम में लिखेंगे, वो तो मोल पता करना था ना। हम्म, तो मोल तो मास में मोलर मास होता है, तो उसको क्यों किलोग्राम में लिखे। ठीक। मोलालिटी में W2/M2 किससे आया, मोल से। तो मोल पता करने के लिए मास किसमें होता है, ग्राम में, क्योंकि मोलर मास भी ग्राम में होता है, हम्म, समझे ना। ये हमारा W2/M2 जो है वो तो मोल है, और मोल के लिए मास ग्राम में होता है, क्योंकि मोलर मास भी ग्राम में होता है। तो ये इक्वेशन 1 आया। अब इसके लिए, अब दूसरा जो ये लाइन है इसके लिए लिखते हैं। तो इसमें कितना है डेल टी एफ का, मतलब ये वैल्यू 1.3, तो डेल टी एफ की जगह पे 1.3 रखें, के एफ की जगह पे 5.1 रखेंगे, इनटू यहाँ पे भी इसका मोलर मास 1 ग्राम है, तो 1 डिवाइडेड बाई x + 4y इनटू 0.02, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x + 4y 5.1 बाय 1.3 इंटू 0.02, इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके एक इक्वेशन तो ये बना, दूसरा इक्वेशन ये बना, सॉल्व करके x एंड y फाइंड आउट कर लो, वही आंसर हो जाएगा, आगे बन जाएगा। यस सर। सिमिलर बन जाएगा आगे। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नहीं सर, बन जाएगा। आदर्श बन जाएगा। हाँ सर। आदित्य सवाल समझे, यस सर। पूरा ये समझे क्या क्या किए। यस सर। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये सवाल जो था ये आपको एक तरह से इम्पोर्टेंट सवाल था, इसीलिए क्योंकि ये पैरेलली बोर्ड एग्जाम में पूछते रहा है। तो चलिए अगले टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नेक्स्ट जो अब हम लोग को समझना है इसमें वो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसमें सबसे पहला वर्ड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें कोई बायो के भी हैं, बायो स्ट्रीम से। तो हाँ सर। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स एक ऐसा मेम्ब्रेन्स होता है, मेम्ब्रेन्स का सिंपल सा मतलब होता है छन्नी। जैसे आप चाय छन्नी देखते हैं, चाय पास हो जाता है लेकिन चाय पत्ती रुका रहता है, मतलब चाय छन्नी जो है वो बिगर पार्टिकल को पास होने दे रहा है कि स्मॉलर पार्टिकल को, स्मॉलर। स्मॉलर को। स्मॉलर। बस यही होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, एक ऐसा मेम्ब्रेन्स जिससे स्मॉलर पार्टिकल पास हो। जैसे आप स्किन, स्किन से पसीना आता है लेकिन इसके जस्ट नीचे ब्लड भी तो है। लॉजिकल सोचो, पसीना तो आ रहा है लेकिन ब्लड क्यों नहीं बाहर आ रहा है, क्योंकि ये जो स्किन है हम लोग का ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स है, जो स्मॉलर पार्टिकल पसीना को बाहर आने देता है लेकिन बिगर पार्टिकल ब्लड्स को रोक करके रखे हुए है। लॉजिकल सोचो ना कि थोड़ा सा भी हम लोग को खरोच लग जाता है तो ब्लड बाहर आ जाता है, लेकिन वैसे तो नहीं आता, वैसे तो पसीना बाहर आता है सिर्फ। तो इसका मतलब कि ये रोके हुए है ये स्किन, तो ये हम लोग का जो स्किन है ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स है। तो एक ऐसा मेम्ब्रेन जिससे स्मॉलर पार्टिकल तो पासेस हो, बिगर पार्टिकल पासेस नहीं हो,
उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। इसमें लार्ज माइक्रो होल्स होते हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं। जैसे छन्नी में कैसे छोटा छोटा छेद होता है, छन्नी में छोटा छोटा छेद होता है तभी ना चाय पास होता है। या फिल्टर पेपर भी इसी तरह का होता है। फिल्टर पेपर की मदद से हम लोग फिल्ट्रेशन करवाते हैं, बिगर पार्टिकल को सबसे रोक के अच्छा सर रखते हैं। मास्क। हाँ बोलिए, बोलिए आदर्श। नहीं से बोल रही एग्जांपल मास्क हो सकता है, एयर पास करता है लेकिन और पार्टिकल्स में। हाँ बोल सकते हैं, बिगर पार्टिकल पास नहीं करे तो जैसे इसमें बहुत माइक्रो होता है ये, मतलब आपको काफी माइक्रो होता है। देखिए अगला हेडिंग देते हैं। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें पहला वर्ड है एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। The membranes through which a smaller particle like solvent passes, but bigger particle like solute does not passes is called SPM। वैसा मेम्ब्रेन जिससे स्मॉलर पार्टिकल जैसे सॉल्वेंट पास हो जाए, लेकिन बिगर पार्टिकल लाइक सॉल्यूट डज नॉट पासेस इज कॉल्ड SPM। जैसे SPM में आपको फिक्स ब्लेडर, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आपको सेलोफेन, ये वैसे सिंथेटिक SPM है। और ये ऊपर जो एग्जांपल लिखे हैं वो नेचुरल SPM है। अब आगे का घटना समझिए। हाँ एक बात और याद रखिए कि SPM में लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो होल्स होते हैं। SPM हैज लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो होल्स, जिससे स्मॉलर पार्टिकल तो पास करता है, बिगर पार्टिकल नहीं पास करता है। लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो होल्स होते हैं। बात समझे? अब आगे समझिए। जैसे एक कंटेनर में क्या करते हैं, बीच में SPM लगा दिए, तो बीच में SPM लगा देते हैं। एक तरफ क्या करते हैं हम लोग, डाइल्यूट सॉल्यूशन रखते हैं और दूसरी तरफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा होगा या कम होगा, बताइए? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कम होगा। कम होगा। तो होगा क्या
कि कम से ज्यादा की तरफ, मतलब डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होगा, तब तक जब तक कि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन रख देते हैं, इस तरफ क्या किए, डाइल्यूट रख दिए, और इस तरफ क्या किए, कंसंट्रेटेड रख दिए। इस तरफ डाइल्यूट रख दिए और इस तरफ कंसंट्रेटेड रख दिए। डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो अपने आप होगा। डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो अपने आप होगा। तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा, डाइल्यूट का, सॉल्वेंट इसमें से भाग रहा है। घटेगा सर। हाँ, घटेगा कि बढ़ेगा, सोच करके बताओ घटेगा सर। सिमरन, इसका घटेगा कि बढ़ेगा डाइल्यूट का? सर घटे। इसका सॉल्वेंट, डाइल्यूट का सॉल्वेंट इस तरफ जा रहा है। 2 मिनट हमने कहा सोचो आराम से, तो सोच लो ना, हड़बड़ाते क्यों हो। इसका सॉल्वेंट इस तरफ जा रहा है, तो इसका सॉल्वेंट कम हो रहा है ना, सॉल्वेंट कम हो रहा है मतलब सॉल्यूट बढ़ रहा है, तो सॉल्वेंट कम हो रहा है सॉल्यूट बढ़ रहा है, तो कंसंट्रेशन बढ़ा ना इस तरफ। नहीं समझे, सॉल्वेंट इसमें से कम हो रहा है और कंसंट्रेटेड की तरफ सॉल्वेंट बढ़ रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और इसका कंसंट्रेशन घटेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए। नहीं समझे, फिर से समझाएं, ये बात समझे कि नहीं समझे। समझ गया सर। इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, लेकिन सॉल्वेंट तो इधर भाग रहा है अपने आप, तो सॉल्वेंट इधर भाग रहा है तो कंसंट्रेशन इसका बढ़ेगा ना, सॉल्वेंट कम हो रहा है और इसमें सॉल्वेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखो यही ऑस्मोसिस हुआ, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम dilute to concentrated solution side, dilute to concentrated solution side until concentrated solution side through SPM by itself. SPM का मतलब semi permeable membrane is called osmosis, is called osmosis. In case of osmosis, in case of osmosis, concentration of dilute solution increases while concentration of concentrated solution decreases, and when both have मतलब दोनों का, जब दोनों का, and when both have same concentration, then flow of solvent or osmosis stop. वैसे ही osmosis क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए। अब ऑस्मोसिस में जो है, मतलब सॉल्वेंट का फ्लो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ हो रहा है,
तो और क्या क्या आप बोल सकते हैं देखिए, इन केस ऑफ ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस ए में फ्रॉम डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड, ए में बोल सकते हैं फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड ए में। बी में कहेंगे, अब देखिए कम कंसंट्रेशन किसका होगा, डाइल्यूट का कि कंसंट्रेटेड का? कम कंसंट्रेशन किसका होगा, डाइल्यूट का कि कंसंट्रेटेड का? कंसंट्रेशन। डाइल्यूट। हाँ, तो बी में कर सकते हैं कि फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, क्योंकि इस तरफ से इस तरफ जा रहा है। इरेज कर रहे हैं इसको इरेज कर रहे हैं। यस सर। तो आगे इसमें कर सकते हैं बी में, देखिए बी में कर सकते हैं कि फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्वेंट का फ्लो कम से ज्यादा की तरफ होगा। अब ये बताइए कि इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, इसमें कम, और ये आपको वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, डाइल्यूट का कि कंसंट्रेटेड का? सोच के बताइए, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, इसका कि इसका? सर डाइल्यूट का। हाँ बिल्कुल, इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है और वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की वजह से होता है। तो हम लोग सी में कर सकते हैं फ्रॉम हाई बीपी, बीपी मतलब वेपर प्रेशर, टू लो बीपी सॉल्यूशन, ज्यादा वेपर प्रेशर से कम वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की तरफ। डी में बताइए, अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है सॉल्यूट बढ़ने पे, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, डाइल्यूट का कि कंसंट्रेटेड का? सोच के बताइए आराम से। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है सॉल्यूट की वजह से, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा? कंसंट्रेटेड का। हाँ, इसमें सॉल्यूट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। मतलब कि हम लोग डी में कहेंगे फ्रॉम लो बॉइलिंग पॉइंट टू हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन, मतलब जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन है उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन की तरफ। देखिए ये सारी बातें इसके बारे में बोल रहे हैं कि ऑस्मोसिस में फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कैसे होगा, मतलब सॉल्वेंट किधर से किधर जाएगा। पहले ऑस्मोसिस का मतलब समझे कि नहीं, अभी भी किशमिश को पानी में डुबाइए फूल जाता है, देखे हैं कि नहीं? ऑस्मोसिस हुआ, यस किशमिश को पानी में डुबाइए तो स्वेल करता है। क्यों स्वेल करता है? अपने आप तो नहीं कुछ करते हैं, आप तो सिर्फ पानी में डाल दिए, क्योंकि सॉल्वेंट का फ्लो उस तरफ होता है। रॉ मैंगो को कभी देखे हैं? ये घर में देखे होंगे, ये कच्चा आम को नमक मिले हुए पानी में डालते, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? रॉ यस सर। मैंगो, उससे क्या होता है, रॉ मैंगो पे क्या फर्क पड़ता है, श्रिंक करता है कि स्वेल करता है? श्रिंक करता है। आप देखे हैं ना ये कि हाँ सॉरी सर, स्वेल स्वेल करता है sir। नहीं, आप पहले सही थे, हड़बड़ा क्यों रहे? श्रिंक करता है, सर स्वेल वो कहाँ करता अच्छा, है? हाँ बोलिए। नहीं कुछ सर। रॉ मैंगो, हर कोई तो घर पे ये चीज देखे ही होंगे आजकल तो, घर पे ये अब कच्चा में आम का भी समय है, अभी घर पे तो देखे ही होंगे। रॉ मैंगो को काट करके पहले छत पे देखे होंगे, या नहीं देखे होंगे तो अब एक आध दो दिन में गौर कीजिएगा, देखिएगा श्रिंक करता है कि स्वेल करता है। तो गौर कीजिएगा श्रिंक करता है, क्योंकि सॉल्वेंट उसमें से बाहर की तरफ फ्लो होता है। आप सब्जी वाले को देखते होंगे बार बार पानी छिड़कते रहता है सब्जी पे,
ताकि सब्जी फ्रेश रहे। ऑस्मोसिस की वजह से जो वाटर होता है वो आपको ये इसको स्वेल करता है सब्जी को। जो अब जैसे कि मान लीजिए सब्जी रखा रखा क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, इवेपोरेशन की वजह से वाटर उसमें से बाहर आ जाता है। तो जैसे ही पानी उस पर छिड़ा जाता है क्या होता है, ऑस्मोसिस की वजह से वापस उसमें चला जाता है और स्वेल कर जाता है। तो ये सब सिंपल सिंपल सा घटना है ऑस्मोसिस का। तो चलिए अब बॉइलिंग पॉइंट तक तो समझ गए। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट के टर्म में। ये तो बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में बताए, फ्रीजिंग पॉइंट के टर्म में बोलिए। फ्रीजिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है कि डिप्रेशन होता है? डिप्रेशन। डिप्रेशन होता है। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन होता है तो आप क्या लिखिएगा उसमें? फ्रॉम लो टू हाई। हाई फ्रीजिंग पॉइंट से लो फ्रीजिंग पॉइंट की लो फ्रीजिंग पॉइंट से हाई फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का फ्लो, बोलिए। सर हाई से लो। क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है ना सॉलिड बॉडी पे। तो हाँ इस हाँ तो इसीलिए इसका उल्टा हो जाएगा, जो ऊपर लिखे है ना इसका रिवर्स हो जाएगा। ऊपर लिखे लो बॉइलिंग पॉइंट टू हाई बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, फ्रॉम हाई फ्रीजिंग पॉइंट टू लो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन। और एक लास्ट इसमें हम लोग को याद रखना है, जो अभी आगे पढ़ाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर जो भी बता रहे हैं जस्ट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में लिखेंगे फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। कम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ तो बता रहे हैं आगे, लेकिन पहले सुन लो यहाँ तक दोबारा फिर से। देखो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का फ्लो अपने आप होता है। हम लोग बीच में एसपीएम लगा दिए, बीच में एसपीएम, एक तरफ डाइल्यूट एक तरफ कंसंट्रेटेड। तो जैसा कि हमने क्या कहा कि ऑस्मोसिस में आपको डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होता है अपने आप। और कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का फ्लो पहली बात तो डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड होता है। दूसरी बात लो कंसंट्रेशन, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कम होगा तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। तीसरी बात हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर। चौथी बात लो बॉइलिंग पॉइंट टू हाई बॉइलिंग पॉइंट। पांचवी बात हाई फ्रीजिंग पॉइंट टू लो फ्रीजिंग पॉइंट। और छठी बात लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। अब इसमें सुनिए आप ध्यान से अगला एनालिसिस। सॉल्वेंट का फ्लो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ हो रहा है अपने आप। सॉल्वेंट का फ्लो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है अपने आप, इस तरफ। तो इसको रोकने के लिए प्रेशर किधर अप्लाई करेंगे, इस तरफ की इस तरफ। इस प्रोसेस को रोकने के लिए प्रेशर किधर अप्लाई करेंगे, सॉल्वेंट का फ्लो इस तरफ हो रहा है, लॉजिकल सोचिए। इस तरफ हो रहा है सॉल्वेंट का फ्लो, रोकने के लिए प्रेशर किधर अप्लाई करेंगे, इस तरफ की इस तरफ। अपोजिट। मतलब डाइल्यूट तरफ की कंसंट्रेटेड तरफ। सॉल्वेंट का फ्लो इस तरफ हो रहा है, तो रोकने के लिए प्रेशर आप यहां अप्लाई करेंगे कि यहां, कंसंट्रेशन। डाइल्यूट में सर। इस तरफ अप्लाई करेंगे, तब तो सॉल्वेंट को सपोर्ट ही मिलेगा। जैसे इधर इस तरफ हम अप्लाई, कंसंट्रेशन। तब तो सॉल्वेंट और ना फ्लो करेगा। इस तरफ सॉल्वेंट आ रहा है तो आप इस तरफ ना अप्लाई कीजिएगा, नहीं समझे। जैसे कि सपोज कीजिए कि वाटर इधर आ रहा है इस तरफ, तो रोकने के लिए आप इस तरफ प्रेशर अप्लाई कीजिएगा कि इस तरफ, अपोजिट तरफ ना। जैसे वाटर इधर से आ रहा है तो आप मान लीजिए किसी मतलब उसको रोकना चाह रहे हैं, तो लॉजिकल सोचिए क्या इधर लगाएंगे तब तो आते ही रहेगा।
इस तरफ यदि वाटर का फ्लो आ रहा है तो आप रोकने के लिए इस तरफ लगाइएगा प्रेशर, उसके अपोजिट, ताकि रोके, बैलेंस करे। तो इसी को रोकने के लिए हम लोग को इस तरफ प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्वेंट का फ्लो इस तरफ है। तो यही जो रोकने के लिए प्रेशर अप्लाई किया गया, इसी को क्या कहा गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब इसको रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इरेज कर रहे हैं। देखिए अगले पॉइंट में हम लोग को याद रखना है, द प्रेशर applied toward concentrated solution side to stop flow of solvent or process of osmosis or process of osmosis is called osmotic pressure, is called osmotic pressure। मतलब जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड लगाते हैं किसको रोकने के लिए, सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए, और उसी को क्या कहा जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका इक्वेशन हम लोग यहां से डिराइव करेंगे बाय आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। एनआरटी। तो वी को इस तरह भेज दीजिए, एन बाई वी आर टी। अब देखिए इस इक्वेशन में एन बाई वी मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन, मोलारिटी। तो वैसे तो मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, यहाँ सी लिखेंगे। और प्रेशर को जो है पी को ऑस्मोटिक प्रेशर मान लिए, पी कंसिडर एज ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट कर रहे हैं। तो इसीलिए पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आर टी। तो यहाँ सी क्या है, कंसंट्रेशन, मोलारिटी, ध्यान रखिएगा सी जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन, मोलारिटी। तो पाई इक्वल टू सी आर टी। अब सिंपल सोचिए, हायर द सी हायर विल बी पाई, मतलब कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। मतलब हायर द कंसंट्रेशन, यहां से आप लोग कर सकते हैं हायर द कंसंट्रेशन हायर विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर, हायर द कंसंट्रेशन हायर विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सर यहाँ पे पाई कांस्टेंट नहीं ना हुआ था। फिर से बोलिए, पाई। हाँ, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू 3.14 नहीं ना लिखेंगे। नहीं नहीं, ये सिंबल है ऑस्मोटिक प्रेशर का, ये मैथमेटिकल हाँ, पाई नहीं है। ठीक है सर। हाँ, यहाँ पे एक बात नहीं होता है तो नोट कर लीजिए, ये मैथमेटिकल पाई नहीं है, ये सिंबल है ऑस्मोटिक प्रेशर का। हाँ सर। और किन्हीं को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन है?
आगे बताएं इसमें तब। यस ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे तीन तरह का आपको सॉल्यूशन होता है। आपके स्कूल में क्या चल रहा है आदर्श? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आदर्श हाँ सर, अभी अभी ये चैप्टर बस खत्म ही होने वाला है सर। कौन सा चैप्टर? सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सॉल्यूशन सर खत्म होने वाला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैम बोली कि आज कल परसों से। कौन से सेक्शन में है आप? आप सर बीपीएस में है ना? सेक्शन, हाँ सर, कौन से सेक्शन में? बी में, इसमें? बी सर, बी। अच्छा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे तीन तरह का सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक होता है और हाइपोटोनिक होता है। तो एक बार सुन लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे जैसा कि हमने कहा तीन तरह का सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। तो यदि दो सॉल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो तो आइसोटोनिक, यदि किसी का ज्यादा हो तो हाइपरटोनिक, कम हो तो हाइपोटोनिक। फिर से सुन लीजिए, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, तीन तरह के सॉल्यूशन बांटे गए ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे। तो देखिए अगला शब्द है, इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पहला है आइसोटोनिक। इफ टू सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यदि दो सॉल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो then it is called आइसोटोनिक। तब उसको क्या कहेंगे? आइसोटोनिक। यदि दो सॉल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो तो उसको क्या कहा जाएगा? आइसोटोनिक। तो जैसे कि ये दोनों, मान लो दो सॉल्यूशन लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब ये फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकेंड सॉल्यूशन, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, पाई 1 इक्वल टू पाई 2। अब ये बताओ, दोनों एक ही जगह है तो सेम टेम्परेचर होगा कि डिफरेंट टेम्परेचर होगा? दोनों एक ही जगह है, सेम टेम्परेचर होगा कि डिफरेंट? सेम। हाँ बिल्कुल। तो C1RT, C2RT, तो RT RT कैंसिल हो जाएगा, C1 इक्वल टू C2, मतलब सेम कंसंट्रेशन आइसोटोनिक, सेम कंसंट्रेशन आइसोटोनिक। तो इसमें सॉल्वेंट का फ्लो किधर होगा? 1 से 2 की तरफ कि 2 से 1 की तरफ? सेम कंसंट्रेशन है दोनों का, इसमें सॉल्वेंट का फ्लो किधर होगा? 1 से 2 या 2 से 1? कंसंट्रेशन सेम आ गया, क्या होगा? नहीं होगा तो। हाँ बिल्कुल नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सेम हो गया ना दोनों, नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा है हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज्यादा होता है, सिंपल सा वर्ड है हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा। इफ एनी सॉल्यूशन हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर
ज्यादा हो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो, then it is called हाइपरटोनिक। तब उसको हाइपरटोनिक कहेंगे, ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हो तो। आई बात समझ में? हाइपरटोनिक मतलब ज्यादा होना। तो इसमें देखो, अब जैसे 1 है, 2 है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ ये पहला क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक। तो सॉल्वेंट का फ्लो किस तरफ होगा, पहला हाइपरटोनिक है, तो हाइपरटोनिक है तो कंसंट्रेशन भी इसका मतलब ज्यादा आएगा। तो सॉल्वेंट का फ्लो किसकी तरफ होगा, 2 से 1 की तरफ कि 1 से 2 की तरफ? सर 2 से 1 की तरफ। हाँ, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस टुवर्ड हाइपरटोनिक। और तीसरा और अंतिम केस है हाइपोटोनिक। तो इसको उल्टा कर दो, हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। और सॉल्वेंट उससे बाहर की तरफ रिलीज होगा। तो तीसरा केस है हाइपोटोनिक। इसके बारे में क्या कहेंगे, विच हैज लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें कम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, मतलब phi1 phi2 से कम हो जाए। तो ये पहला वाला, वैसे यहाँ पे भी बोल सकते थे ये दूसरा वाला हाइपोटोनिक हुआ, यहाँ पहला वाला हाइपोटोनिक होगा, मतलब C1RT C2RT। तो जिसका कंसंट्रेशन कम हो वो हाइपो हो गया। मतलब यहाँ पे भी हम ये बात बोल सकते थे, जिसका कम वो हाइपो, जिसका ज्यादा वो हाइपर। अब सॉल्वेंट का फ्लो किधर होगा, बाहर की तरफ। मतलब हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट आउटवर्ड की तरफ फ्लो करता है। मतलब इस केस में कहेंगे, इन दिस केस सॉल्वेंट फ्लो इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो अगले क्लास में इस चैप्टर का लास्ट एनालिसिस, ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट पे पहुंच ही चुके हैं। मतलब इसके बाद एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज एक टॉपिक है, लेकिन इंपोर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा। तो यहाँ तक किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।